हेलो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपका टीचर प्रतीक द्विवेदी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर विन पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बोला था, प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि हम लोग जल्दी ही मिलेंगे और फिर से मैंने कहा था कि मैं आपको हिंदी एक एक चैप्टर एक एक टॉपिक से रिलेट करके पढ़ाऊँगा। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने हिंदी का जो पहला टॉपिक है, वो जिसको हम लोग नाम देते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा सिलेबस। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्या है सिलेबस। ठीक, तो सिलेबस आपने लिखा है तो अब आप सभी लिखेंगे कि पहला टॉपिक जो हमारा पढ़ना है हमें वो है भाषा। ठीक है, पहला टॉपिक है भाषा। अब जो है भाषा, आखिर दोस्तों सबसे पहले तो आप ये भी जान लो कि यहाँ जो आपको लिखवाया जाएगा आप उससे नोट्स तैयार कर सकते हो। आप वीडियो को पूरा देखो एंड तक और नोट्स अपने साथ में बनाते चलिए, कॉपी पेन लेके बैठो, फेयर नोट्स बनाइए आप हिंदी के। ठीक है, तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं कि भाषा होती क्या है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भाषा। भाषा होती क्या है, तो हमारे लिए जो भाषा है वो सबसे पहले हम बोलते हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा है अभिव्यक्ति का माध्यम। अभिव्यक्ति का माध्यम है हमारी भाषा। ठीक है, हम जो भी चीज़ हम दूसरे को किस तरीके से रिलेट करते हैं अपने मन की बातों को, तो कैसे हम उसको समझाते हैं, कैसे अभिव्यक्त करते हैं, जिस भी तरीके से करते हैं वही तो भाषा है। हम अपने मन की बात या हम कोई भी बात को जब दूसरे को बताएंगे वो किस तरीके से बताते हैं, अभिव्यक्त करते हैं ना, तो इसीलिए भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम। तो भाषा हो गई अभिव्यक्ति का माध्यम। तो ये तो पहली चीज़ है। इससे क्वेश्चन एक बार आया था कि भाषा है डैश, 4 सेंटेंस दिए थे, उनमें से आपको चुनना था कि भाषा आखिर सही क्या है। तो उसमें एक राइट ऑप्शन ये लिखा था कि भाषा है अभिव्यक्ति का माध्यम। ठीक है, तो इसके बाद हम जानेंगे कि भाषा को संस्कृत की भास धातु से, कौन सी भास, ये इंपॉर्टेंट है, संस्कृत की भास धातु से लिया गया है। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है, तो उसको जो राइट तरीका लिखने का है वही है भास। भास मतलब है ये सा में नीचे हलंत लगी हुई है, आधा सा है। ठीक है, तो ये भी है, कई बार ऑप्शन में आ जाता है ये इस तरीके से लिखा हुआ भास। ठीक है, भास, या फिर इस तरीके से लिखा हो सकता है भाष। ठीक, अब आपको चुनना है कि सही कौन सा है। इन तीनों में कोई भी सही नहीं है, सही तो ये वाला है। देखो ये वाला सही हो जाता अगर यहाँ पे इस तरीके से होता बस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भास धातु से हुई है। ठीक, अब हम जानते हैं कि जैसा ये लिखा है, भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का माध्यम। अब तो हम भाषा को अभिव्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किस तरीके से हम अभिव्यक्त करते हैं, तो यहाँ पर आता है कि भाषा कितने प्रकार की होती है या भाषा के भेद कितने हैं। तो दोस्तों हम किसी को, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले भाषा के भेद तो हम लोग बाद में जानेंगे। बहुत से लोग कहते हैं लिखित भाषा और मौखिक भाषा, बट ये गलत है। कभी भी आप जानिएगा, डिटेल में जाइएगा, ये चीज़ गलत होती है कि भाषा होती है एक लिखित, दूसरी होती है मौखिक। ये गलत है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या होती है सही। तो अभिव्यक्त हम किस तरीके से करते हैं किसी को अपनी भाषा, अब दूसरे को हमें समझाना है कि क्या हमारे मन में चल रहा है, तो हम कैसे करेंगे, या तो लिख कर करेंगे, या फिर बोल कर करेंगे, या फिर हम इशारे से भी तो करेंगे। बच्चा जब छोटा होता है तो वो इशारे करके ही तो अपनी बातों को समझाता है, या हम भी बच्चे से ही तो यही कहते हैं इशारे से कि बच्चे ये कर लो वो कर लो, है ना। हम बच्चे से जब कहते हैं जैसे कि हाँ ठीक है डांस करना है, तो बच्चे से हम ये थोड़ी बोलते हैं ऐसे खड़े हो जाओ, बोले 2 साल का 1 साल का बच्चा है उससे कहेंगे डांस करो, जैसे वो चलना सीख जाए, तो बोले डांस करो, वो डांस करना शुरू कर दिया। हम उसको इशारे करके समझाते हैं ना, हाँ डांस करो ऐसा वैसा, तो तभी तो वो डांस करता है। या उसको हमें जब बुलाना होता है तो हम उससे ये नहीं कहते कि यहाँ आओ, हम उसको बोलते हैं ऐसे, इशारा करते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके। तो वो हमारी मुंह से जो हम बोल रहे हैं ना आ जाओ, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। हम उसको जो इशारा कर रहे हैं बच्चा उससे समझ रहा है। तो भाषा को हम अभिव्यक्त 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो लिख कर, या फिर बोल कर जिसको हम लोग मौखिक भी कहते हैं, और या फिर इशारे करके। ठीक है, अब लेकिन भाषा के प्रकार कितने होते हैं, तो भाषा के प्रकार 2 ही होते हैं, 2 होते हैं। पहला मौखिक,
और दूसरा क्या होगा दोस्तों, आप लोग कहेंगे लिखित हो जाएगा तुरंत, तो वही गलत हो जाएगा। दूसरा होगा अमौखिक। पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है अमौखिक। अब मौखिक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता होगा, वर्बल, और अमौखिक को कहते हैं नॉन वर्बल। ठीक, अब देखो इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इंग्लिश में आप लोगों ने यही पढ़ा होगा कि लैंग्वेज दो टाइप्स की होती है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। उसमें कहीं भी ये नहीं होता है कि लिखित अलग हो गई, मौखिक अलग हो गई, रिटन अलग है, ओरल अलग है, ये सब गलत है। ठीक है, तो भाषा हिंदी में भी उसी, जैसे इंग्लिश में दो प्रकार की होती है ना, इंग्लिश को हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, तो हिंदी को भी उन्हीं दो तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, जो कि पहली है वर्बल, जिसको हिंदी में हम लोग मौखिक कहते हैं, और दूसरी है नॉन वर्बल, जिसको हम लोग अमौखिक कहते हैं। अब कभी अगर कोई पूछे कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे दो प्रकार की, पहली बताएंगे मौखिक, दूसरी बताएंगे अमौखिक। अब जो ये वर्बल है यानी मौखिक है, इसी के अंतर्गत आती है लिखित भी। मौखिक और लिखित ये दोनों ही एक ही पार्ट हैं, मौखिक हो या लिखित हो, ये दोनों ही पहले पार्ट में आएंगे मौखिक के अंतर्गत, जिसको हम लोग वर्बल कहते हैं। ठीक है, और अमौखिक जो होती है, अमौखिक मतलब जिससे हम ना तो बोल के बता सकें ना ही लिख कर बता सकें, तो फिर हम कैसे बताएंगे। तीसरा आपको बताया था मौखिक और लिखित के अलावा क्या होता है भाई, इशारे करके अभिव्यक्त करते हैं। कैसे इशारे, छोटे बच्चों के लिए करते हैं ना इशारे, इवन हम लोग आपस में भी कई बार इशारों से ही बात कर लेते हैं, इशारों से, इशारों की बातें समझ लो, बस कई गाने भी बने हैं इस पे। ठीक है, तो तीसरी ये क्या होगी, अमौखिक। और अमौखिक को हम लोग बोलेंगे भैया क्या, ये होता है संकेत। संकेत, इशारे मतलब संकेत की भाषा, इसी को हम लोग बोलते हैं हाव भाव की। संकेत को ही तो बोलते हैं हाव भाव। देखो ये जो मौखिक और लिखित है, सबसे पहले आप ये जानो कि भाषा के प्रकार कितने हैं। भाषा के प्रकार हैं दो, पहला मौखिक, दूसरा अमौखिक। मौखिक को हम बोलेंगे वर्बल, उसको बोलेंगे नॉन वर्बल। अब ये देखिए कि मौखिक और लिखित ये दोनों मिलके कहलाते हैं इन दोनों को हम मिलके कहते हैं लिपि। लिपि का मतलब है हम जिस चीज को लिख सकें या हम बोल सकें वो हो जाती है लिपि। अब लिपि के अंतर्गत कहीं भी संकेत की भाषा या फिर इशारे तो आएंगे नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन यही फंसता है कि अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। भाषा कितने प्रकार की होती है, या तो वो मौखिक होगी या अमौखिक होगी। मौखिक के अंतर्गत लिखित भी आती है, और मौखिक और लिखित मिलकर बनाते हैं लिपि। ठीक है, लिपि का मतलब होता है मौखिक और लिखित दोनों। ओके, तो अब मैं यहाँ से लिपि हटा देता हूँ, ये आप समझ गए होंगे। और अमौखिक में कौन सी आती है, तीन ही तरीके से तो हम अपनी अभिव्यक्त कर सकते हैं अपनी बातों को, या तो बोल के, या लिख कर, या फिर संकेत की भाषा मतलब इशारे कर कर। समझ गए होंगे। और फिर एक क्वेश्चन फंस सकता है, भाषा हमारी संस्कृत की कौन सी धातु से ली गई है, तो हम बोलेंगे भाषा हमारी संस्कृत की भास धातु से ली गई है। और भास कैसे लिखते हैं वो आप सभी को पता ही चल गया होगा, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि थोड़ी सी ये भी है जो अमौखिक होती है, अमौखिक, इसके बारे में एक लाइन आप लिख लीजिएगा कि अमौखिक ये किसी भी भाषा की प्रारंभिक अवस्था है। या हम बोले कि हम जब भी किसी भाषा को बोल रहे हैं या भाषा हम किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं ना, तो हम सबसे पहले किस तरीके से अभिव्यक्त करना सीखते हैं, तो हम संकेत से ही तो अभिव्यक्त करना सीखते हैं। जो बच्चा होता है वो भी सबसे पहले ना तो बोलना सीखेगा ना ही लिखना सीखेगा, तो वो क्या बोले, वो करेगा कौन सी, किस तरीके से अभिव्यक्त करेगा अपनी भाषा को, तो वो अमौखिक तरीके से ही तो करेगा, संकेत की भाषा से। तो भैया अमौखिक को हम लोग लिखते हैं एक वाक्य में, तो बोलेंगे कि ये अमौखिक जो है भाषा की आरंभिक अवस्था। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिएगा नोट डाल के कि अमौखिक को हम लोग कहते हैं भाषा की आरंभिक अवस्था। अब देखो, अभी आप लोगों ने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, हिंदी जिसको हमें पढ़ना ही है डिटेल में, और संस्कृत। देखो हिंदी के बारे में ऐसा कहा जाता है, देखो एक चीज़ ये सुनो, मैं लिखता हूँ आप देख लीजिएगा और समझा दूंगा। संस्कृत और हिंदी, एक बार इससे क्वेश्चन आया था कि भैया संस्कृत किस तरीके की भाषा है। ठीक है, तो संस्कृत को हम लोग कहते हैं संयोगात्मक भाषा।
संयोगात्मक भाषा। और हिंदी किस तरीके की भाषा है? यह है वियोगात्मक भाषा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। देखो भाई, संस्कृत है संयोगात्मक भाषा, मतलब संयोग की भाषा, मतलब जोड़ने की भाषा। और हिंदी है वियोगात्मक भाषा, मतलब है तोड़ने की भाषा। ठीक है, संस्कृत का काम है जोड़ना और हिंदी का काम है तोड़ना। आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो बस इतना पढ़ लो कि संस्कृत को हम लोग बोलते हैं ये संयोगात्मक भाषा है और हिंदी को बोलते हैं ये वियोगात्मक भाषा है। कभी क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी वियोगात्मक भाषा है, तो वहां 4 ऑप्शन दे देगा, हिंदी भी होगी उसमें से, तो हिंदी को राइट टिक करिएगा। या ऐसे कह दिया जाए कि कौन सी संयोगात्मक भाषा है, तो आपको राइट ऑप्शन में एक जगह संस्कृत मिलेगा, आप लोग राइट टिक लगा दीजिएगा। ठीक, तो अभी आपने देखा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है भाषा क्या है? भाषा है अभिव्यक्ति का माध्यम। हम किसी भी भाषा को अभिव्यक्त कितने तरीके से करते हैं? 3 तरीके से, लेकिन भाषा के प्रकार होंगे 2, पहला मौखिक, दूसरा अमौखिक। अब हम भाषा को अभिव्यक्त कितनी तरीके से करते हैं? मौखिक, लिखित और संकेतों से। समझ में आ रहा है? तो अभिव्यक्ति का माध्यम है भाषा। भाषा के कितने भेद होते हैं? तो मौखिक, अमौखिक। मौखिक के कितने भेद हैं? तो मौखिक के अंतर्गत ही आती है लिखित भी। ओके, और मौखिक लिखित मिलकर क्या बनाते हैं? लिपि। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसके साथ ही समझो, संकेत की भाषा अमौखिक में आएगी। तो मौखिक, लिखित और संकेत की भाषा यानी इशारों की भाषा, ये अभिव्यक्ति के 3 तरीके हैं। लेकिन बोले भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा सिर्फ 2 प्रकार की होती है। पहली होती है मौखिक, वर्बल, दूसरी होती है अमौखिक, नॉन वर्बल। ठीक है, तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भाषा संस्कृत की किस धातु से लिया गया है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कौन सी धातु है। भास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बारे में इसके बाद थोड़ा सा और अंदर डिटेल में घुसते हैं भाषा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी, अभी मैंने बताया कि भैया भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो अब हम पढ़ते हैं कि हमें पढ़नी मेन कौन सी भाषा है। हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअल, हम उसको तो नहीं भूल गए, हम पढ़ रहे हैं हिंदी। अब दोस्तों यहाँ से आता है कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति हुई है संस्कृत से। कहाँ से हुई है? संस्कृत से। इसीलिए हम लोग संस्कृत को हिंदी की जननी या माता भी कहते हैं। हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत से हुई है। इसलिए संस्कृत को हम क्या कहेंगे? हिंदी की माता या जननी, है ना। अब हिंदी कैसा है शब्द? हिंदी एक फारसी शब्द है। कैसा शब्द है? फारसी शब्द। क्वेश्चन बचता है बेटा, मैं इसीलिए तो आपको ये बता रहा हूं। ये क्वेश्चन है कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो हम बोलेंगे संस्कृत से। या हिंदी की जननी कौन है, हिंदी की माता कौन है, तो हम बोलेंगे संस्कृत है भैया। और ऐसी क्वेश्चन फंस जाता है कि भैया हिंदी एक कैसा शब्द है? यूनानी शब्द है, फारसी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, जर्मन शब्द है। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, कहाँ से लिया गया है? तो हिंदी भैया फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा से लिया गया है। ये क्वेश्चन फंसता है, इसीलिए तो मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको जैसा पता है हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिंदी का जो ऑरिजिन है, सोर्स है, वो कहाँ से है? वो है संस्कृत से। कहाँ से है? संस्कृत भैया। ठीक, अब संस्कृत के बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। मुझे इसको ऊपर लिखना पड़ेगा एक बार। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हिंदी का जन्म जो है वो शुरुआत में तो संस्कृत थी। हिंदी का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। आज हम लोग जो भी भाषा बोलते हैं, हम जैसे मैं अभी आपको हिंदी बोल के पढ़ा रहा हूँ, तो वो आज पढ़ा रहा हूँ। बट हजारों साल पहले से जो भाषा चली आ रही है, पहले शुरुआत में बोली तो संस्कृत ही जाती थी। धीरे धीरे वही परिवर्तित होके धीरे धीरे उसका में बदलाव आता गया। बदलाव आके धीरे कहीं कुछ और बनी, फिर थोड़ा थोड़ा और बदलाव आया, फिर और बदलाव आया। धीरे धीरे बदलाव आते आते हिंदी आज ऐसी हो चुकी है, मतलब हम जो आज बोलते हैं उसको हिंदी बोलते हैं। ठीक, लेकिन शुरुआत में क्या बोलते थे? संस्कृत। अब संस्कृत से हिंदी बनने तक का जो सफ़र था, हिंदी ने वो सफ़र कैसे तय किया, हम उसको जानेंगे। 2 मिनट का काम है, तुरंत जान लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन फंसते हैं, है ना। तो क्वेश्चन कहीं से भी फंसे, आपका छूटना नहीं चाहिए। भाषा जो पहला चैप्टर है भाषा, उससे कोई भी क्वेश्चन हो आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक, तो अभी देखते हैं। सबसे पहले जो बोली जाती थी भाषा वो थी संस्कृत। अब संस्कृत भी, जब संस्कृत बदली तो 2 रूप में, पहले तो था, एक थी वैदिक संस्कृत,
वैदिक संस्कृत, और जो दूसरा था ये वो था लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। दोस्तों पहले संस्कृत थी, संस्कृत से ही बदली, को दो रूप आए उसके, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, है ना। अब जो पहले सबसे थी वैदिक संस्कृत, तो हमारे जो वेद पुराण उपनिषद थे वो इसी में लिखे गए। तो हम जैसे अभी मैं लिख देता हूं, कई बार आपसे इससे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि वैदिक संस्कृत से जो वेद पुराण और उपनिषद हैं, वेद पुराण उपनिषद, ये सभी कैसी भाषा में लिखे हैं? तो ये संस्कृत में लिखे हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन कौन सी संस्कृत में लिखे हैं? लौकिक। ठीक, अब वैदिक संस्कृत में लिखे हैं। अब यही वैदिक संस्कृत जो थी, वैदिक संस्कृत से पहले बनी वैदिक, फिर वैदिक संस्कृत का जो सरल रूप हुआ, सरलीकरण हुआ, तब बनी थी लौकिक संस्कृत। ओके, अब लौकिक संस्कृत जो बाद में बनी, तो इसमें क्या क्या लिखी गई हैं ये भी आपको पता होगा कि जैसे हम लोगों ने जानते हैं महाभारत हुआ, रामायण हुआ, ये सब इसी में लौकिक संस्कृत में ही लिखी गई हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रामायण और महाभारत। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई थी? संस्कृत से। हिंदी तक पहुंचना है तो पहले आप जान लो, शुरुआत हुई संस्कृत से। संस्कृत सबसे पहले बोली जाती थी ये वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में ही लिखे गए पूरे वेद पुराण उपनिषद जो हमारे हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए। फिर जब वैदिक संस्कृत थोड़ा सरल हुई, उसका सरलीकरण हुआ, वो बनी लौकिक संस्कृत। कोई क्वेश्चन आ जाता है कि वैदिक संस्कृत का सरलीकरण रूप क्या कहलाता है, तो आप क्वेश्चन लिखे, आप देंगे आंसर लौकिक संस्कृत कहलाता है। ठीक है, अब लौकिक संस्कृत के अंतर्गत क्या क्या लिखे गए हैं? तो रामायण महाभारत ये हमारी किस में लिखी गई? लौकिक संस्कृत में। अब आती है कि लौकिक संस्कृत फिर सरल हुई, ये सरल होके क्या बनी? तो मैं भी इसको भी एक आपका डायग्राम के तौर पे ही बना दूं, यहीं पे मजा आ जाएगा, चलेगा ऐसा? नहीं तो मैं इसको इरेज करके दोबारा से बनाऊं। ठीक है, तो अगर दोस्तों यहाँ पे कही जाए बात संस्कृत की, तो संस्कृत का कालखंड कब से कब तक का माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको इरेज नहीं करूंगा। लौकिक संस्कृत का ही जो सबसे पहला रूप आया वो आया था आपका, अब हम लोग पढ़ेंगे, आपने सुना होगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, है ना, पुरानी हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, नई हिंदी, ये सभी। अब नई हिंदी तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता तो यही तय करना पड़ा, पूरा रास्ता मैं एक लाइन से बता रहा हूं आपको। ठीक, तो सबसे पहले संस्कृत थी, फिर वैदिक संस्कृत बनी, उसको सरल हुआ तो उसका सरलीकरण रूप लौकिक संस्कृत कहलाया। अब लौकिक संस्कृत जब सरल हुई तो वो क्या कहलाई होगी दोस्तों? तो वो कहलाई आपकी सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो हुई थी पाली से। नाम सुना होगा आपने पाली, साफ साफ लिखता हूं मैं, पाली। ठीक है, फिर पाली सरल हुई, आप अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाइएगा दोस्तों, मैं बता देता हूं। फिर जब पाली सरल हुई, पाली के बाद बनी प्राकृत। ठीक है, प्राकृत। फिर प्राकृत का सरल रूप आया, वो बना अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश। तो आप देखिए, संस्कृत यानी वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत जब सरल हुई वो बनी लौकिक संस्कृत। लौकिक के बाद जब उसका सरलीकरण हुआ तो बनी पाली। पाली का जब सरलीकरण हुआ वो बनी प्राकृत, उसके बाद बनी अपभ्रंश। ठीक है, तो ये सरलीकरण रूप है, सरल होती चली गई हिंदी। अब लास्ट तक हिंदी तक पहुंचना है ना आपको, तो संस्कृत को सरल करना है। लेकिन संस्कृत कैसे कैसे सरल हुई तो ये पूछा जाता है कई बार। एक क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि जो अपनी निम्न को एक हिंदी या लौकिक संस्कृत का सरलीकरण रूप है, जो उसके बाद के रूप, उनको आप एक क्रम में लगाइए, व्यवस्थित सही क्रम क्या होगा? तो ये लिखा था पाली प्राकृत अपभ्रंश, एक ऑप्शन में था प्राकृत अपभ्रंश पाली, एक ऑप्शन में था अपभ्रंश प्राकृत पाली, एक ऑप्शन में था अपभ्रंश पाली प्राकृत। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा कि हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले कौन सी सरल लैंग्वेज आई थी, वो आई थी पाली। उसके बाद जो सरल लैंग्वेज हुई वो ही आपकी प्राकृत। उसके बाद जो सरलीकरण रूप हुआ वो हुआ अपभ्रंश। ठीक है दोस्तों, अब जो अपभ्रंश सरल हुई तो वो जाके बनी अवहट्ट।
अवहट जब सरल हुई तो वो बनी हमारी पुरानी हिंदी। अब यहां से हिंदी का स्टार्टिंग हो चुका है, पुरानी हिंदी। ठीक है दोस्तों, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये रामायण महाभारत आपने लिख लिया होगा कि लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आती है। अब पुरानी हिंदी का जो सरलीकरण रूप था वो था, फिर आई मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी। और फिर इसके बाद जो सबसे लास्ट में आई वो आई आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी दोस्तों, तो देखो सबसे पहले हिंदी की शुरुआत हम पढ़ते हैं, तो हिंदी की शुरुआत ओरिजिन कहाँ से है, तो वो है संस्कृत से, ये रही। अब संस्कृत का जो पहले सबसे रूप था वो था वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जब सरल हुई वो हुई लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के सरल रूप को हम बोलते हैं, उसके बाद शुरुआत हुई पाली की। पाली जब सरल हुई वो बनी प्राकृत। प्राकृत सरल होकर बनी अपभ्रंश। अपभ्रंश सरल होकर बनी अवहट। अवहट के बाद आया पुरानी हिंदी, फिर आई मध्यकालीन हिंदी, और जो फिर आई लास्ट में आधुनिक हिंदी, जिसको हम और आप आजकल इस्तेमाल करते हैं वो है आधुनिक हिंदी। उसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक हिंदी। तो जो ये है आधुनिक हिंदी, उसने सफ़र कहाँ से कहाँ तक का तय किया है, तो संस्कृत से लेके ये आधुनिक हिंदी तक का सफ़र लिखा है, पूरा रास्ता तैयार है। संस्कृत, लौकिक, लौकिक के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, जिसको नई हिंदी, नवीन हिंदी के नाम से जाना जाता है। अभी एक क्वेश्चन यहाँ से भी और फंसता है कि संस्कृत की शुरुआत या संस्कृत का युग जो बोला जाता है वो कब से कब तक बोला जाता है। इसके बाद लौकिक संस्कृत के अंतर्गत पाली कब से कब तक चली, प्राकृत कब से कब तक चली, अपभ्रंश कब से कब तक चली। मेन यहाँ अपभ्रंश तक के ही आते हैं कि कब से कौन से सन से कब तक मानी गई है। ठीक है, तो अब यही एक एक करके हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे पेन बदलना पड़ेगा, तभी आपको और मज़ा आएगा। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि ये संस्कृत से लेके आधुनिक हिंदी तक का सफ़र में जो भी हिंदी जो भी थी, जैसे संस्कृत कब से कब तक चली, फिर उसके बाद हम जानेंगे पाली का जो समय था, समयकाल, वो कब से कब तक रहा, फिर प्राकृत का कब से कब तक रहा। इसी तरह एक एक करके हम लोग अपने इन सभी के समयकाल को पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन फंसता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि आप बताइए अपभ्रंश का जो समय सीमा खंड था या समयकाल था वो कब से किस सन तक के बीच का था। तो बेटा ये आपको पता करने के लिए अभी मैं लिखा देता हूँ आपको तुरंत, और ट्रिक भी बताऊँगा इसकी कैसे याद करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग पेन निकाल लें। ठीक, अब संस्कृत का जो समयकाल था वो माना गया है आपका सबसे पहले 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसी कालखंड में हमारी ऋग्वेद की भी स्थापना हुई थी, जो ये 1500 से 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत का काल माना गया है। फिर जब इसका सरल रूप हुआ यानी वो लौकिक संस्कृत बन गई और लौकिक की शुरुआत हमारी पाली से हुई। तो देखो पाली का जो समयखंड था, समयकाल था, वो हमारा था, ऐसा माना जाता है कि वो था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। अब ये ईसा पूर्व और ईस्वी में फ़र्क तो आता होगा ना, 500 ईसा पूर्व से लेके 1 ईस्वी तक। अब आता है प्राकृत। इसका जो समय काल है वो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, अब अपभ्रंश का जो समय काल है वो माना जाता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। दोस्तों ये बिल्कुल ऑथेंटिक है सारी किताबों में, या इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। ठीक है, और आपसे जो समय कालखंड पूछे जाते हैं वो समय भी इसी के पूछे जाते हैं कि बताइए संस्कृत का कालखंड कब से कब तक रहा, तो 1500 ईसा पूर्व से हम बोलेंगे 500 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद पूछा जाता है कि पाली का समय कालखंड क्या था, तो पाली जो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चली। इसके बाद प्राकृत आई और प्राकृत का समय कालखंड है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। उसके बाद है अपभ्रंश का, ये 500 से 1000 ईस्वी तक। ये कालखंड बिल्कुल ऑथेंटिक है, फिक्स है। इसके बाद के तो अलग अलग किताबों में अलग अलग भी दे दिए जाते हैं, बट यहाँ तक बिल्कुल 100% सत्य है। और यही बात आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आपकी कहाँ तक पूछी जाती है? मेनली
यहाँ अपभ्रंश तक, यानी संस्कृत के आपसे कालखंड पूछ सकते हैं या पाली, प्राकृत या अपभ्रंश के। ठीक है, फिर भी अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता देता हूं कि अवहट का समयकाल कितना रहा। फिलहाल ये तो याद कर लो आप, संस्कृत चली 1000 साल, देख लो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। उसके बाद पाली, प्राकृत और अपभ्रंश ये 500 साल चलती गई। तो आप याद कर लोगे इनको ट्रिक से, वहां से शुरुआत का याद कर लो, 1500 से 500 ईसा पूर्व, फिर 500 साल चलाना है तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, फिर 500 साल चलाना है तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, उसके बाद फिर 500 साल चलाना है तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ये ऑथेंटिक है, याद करना भी आसान है और यही पूछी जाती हैं। बाकी अगर आपको याद ये भी करना है तो मैं लिखवा तो ये भी देता हूं 2 मिनट के अंदर अंदर। ठीक, तो फटाफट से आप एक बार इनको भी लिख लीजिएगा। तो यहां अवहट का जो समय कालखंड माना गया है वो माना गया है 1000 ईस्वी से लेके 1300 ईस्वी तक। ठीक है, ओके। और पुरानी हिंदी का समय कालखंड है 1300 ईस्वी से लगभग 1500 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी तक लिख रहा होगा दोस्तों, 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक है। उसके बाद आई मध्यकालीन हिंदी, तो मध्यकालीन हिंदी जो है लगभग गई है आपकी 1500 से लेके 1700 ईस्वी तक। ठीक है, 1700 ईस्वी तक। और फिर इसके बाद जो आई है आधुनिक हिंदी वो है 1700 ईस्वी के बाद से जो चली आ रही है वो आज भी आधुनिक हिंदी ही है। ठीक है, तो देख लीजिए अवहट का है 1000 से 1300 ईस्वी तक। उसके बाद पुरानी हिंदी बोले तो 1300 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक है। और फिर बोले मध्यकालीन हिंदी आई तो 1700 ईस्वी 1500 से 1700 ईस्वी तक रही। और आधुनिक हिंदी जो है वो 1700 ईस्वी से अब तक चली आ रही है। और ये चीज़ें आपको कई किताबों में, ये तीनों पुरानी हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी, कई किताबों में आपको अलग अलग भी मिल सकती है, बट ये ऑथेंटिक है, आप परेशान ना होना। और आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो भी आपसे यहाँ तक पूछा जाएगा, अपभ्रंश तक, ज़्यादा हुआ तो अवहट तक पूछ सकते हैं इसका कालखंड। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आपकी संस्कृत, देखो क्वेश्चन कितने बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो अभी हाल पढ़ा हम लोगों ने कि इनके कालखंड, संस्कृत का कालखंड, पुरानी पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, फिर उसके बाद अपभ्रंश, ज़्यादा हुआ तो अवहट तक। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये भी देखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कि संस्कृत का जो पहला रूप था वो था वैदिक संस्कृत। पुरानी संस्कृत वैदिक बोली जाती है, इसी में वेद, पुराण और उपनिषद की रचनाएं हुई थी। उसका जब रूप सरल हुआ तो कहलाई लौकिक संस्कृत, जिसमें हमारी रामायण और महाभारत बनी थी, रामायण और महाभारत लिखी गई थी लौकिक संस्कृत में। इसके बाद लौकिक संस्कृत का सरलीकरण पहला रूप था पाली, पाली जब सरल हुआ बना प्राकृत, प्राकृत सरल होकर बना अपभ्रंश, अपभ्रंश सरल होकर बना अवहट, अवहट सरल होकर बना आपकी पुरानी हिंदी, उसके बाद मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी के बाद आधुनिक हिंदी। ये सारी आधुनिक हिंदी जो हम आज यूज करते हैं, शुरुआत इसकी हुई थी संस्कृत से। तो संस्कृत से आधुनिक हिंदी तक का सफर ये आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 2 मिनट के अंदर इसको याद किया जा सकता है। अपनी अपनी कॉपी में ये चार्ट बना लो, ये पेड़ बना लो, ये वृक्ष बना लो, ये ट्री बना लो, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक क्वेश्चन यहां से फंसता है आपका, कई एग्जाम, जब आप पिछले 10 साल के टेट के पेपर उठा के देख लेना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन आपको मिला होगा, 100% आपको यही मिल गया होगा, ये सन वाला ही मिल गया होगा, उठा के देख लेना, मिलेगा जरूर। ठीक है, तो अभी यहां तक हमने देखा कि आधुनिक हिंदी तक कैसे बनी है। अब इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर पाली क्या होती है, प्राकृत क्या है, अपभ्रंश क्या है, इनमें क्या क्या रचनाएं हुई, इनसे भी क्वेश्चन फंसते हैं, लेकिन इनके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में आज के लेक्चर के लिए इतना ही सफिशिएंट है, फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, अभी जो हमारा पहला टॉपिक आपको पता ही है ना, भाषा चल रहा है, भाषा ये पहला टॉपिक है, इसके आपके 2 से 3 वीडियो बनेंगे, तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं। ये पहला जो चैप्टर है उसके 3 टॉपिक बना के मैं खत्म कर दूंगा। ठीक, और जैसे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ आया होगा, तो मजे लीजिए, पढ़िए, याद करिए, नोट्स बनाइए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। यार इतना तो बनता है, टीचर मेहनत कर रहा है तो इतना हमारे लिए बनता है। तो दोस्तों हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।